देश बौद्धों का देश है। यहाँ जो सिख है, जो ईसाई है, जो हिंदू है, जो मुस्लिम है, ये कहीं ना कहीं कई हजार साल पहले बौद्ध व्यवस्था से जुड़े हुए लोग। यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता सब जानते हैं। यहाँ ये भी जानते हैं कि इस व्यवस्था को किस प्रकार पूरी रणनीति के साथ बदला गया। जो नहीं जानते उनको जानना चाहिए। जब तक उस व्यवस्था को नहीं जान पाओगे, अपने इतिहास की ओर नहीं बढ़ पाओगे, मुझे नहीं लगता कि आप एक अच्छे मिशनरी हो सकते हैं, एक अच्छे अम्बेडकरवादी हो सकते हैं। मेरा आने का यहां सिर्फ एक ही प्रयोजन है, दूसरा नहीं, कि जिस सामाजिक व्यवस्था को बाबा साहब अम्बेडकर रौंद कर गए हैं, रौंदना समझते हैं? किसी चीज को पैरों के नीचे जब कुचला जाता है उसको रौंदना कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर मनु की व्यवस्था को रौंद कर गए हैं। ये जो बहन आज बैठी हुई है, ये क्या समझते हैं? ये किसकी देन है? ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, इनका कुछ नहीं है। मुझ जैसा व्यक्ति जो यहां बोल रहा है, किसकी देन है? मेरा कुछ नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। तो जो व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर मनु की व्यवस्था को रौंद कर गए हैं, आज गोवलकर और सावरकर के लोग, गोडसे के लोग उस व्यवस्था को पुनः स्थापित करने में पूरे ताकत लगाए हुए हैं। और जो व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर हम जैसे लोगों के लिए बना कर गए, उस व्यवस्था को आज हम खुद ही चैलेंज कर रहे हैं, खुद चुनौती दे रहे हैं, सिर्फ अपने वर्चस्व के चक्कर कि मैं बड़ा, नहीं तो मैं बड़ा। मैं बार बार हमेशा अपने वक्तव्यों में कहता हूं कि खास तौर से दलित और आदिवासियों के घरों में तो एक बच्चा भीम आर्मी का जरूर होना चाहिए, एक बच्चा भीम। तो देखिए इस देश की व्यवस्था कैसे परिवर्तित हुई। आज मुस्लिम समाज आपकी तरफ बाएं खड़ा है, मजबूती से खड़ा है। वो कह रहा है कि आओ हमारे साथ और चलो, यहां की शासन व्यवस्था को चुनौती देते हैं। हम मेहनत करने वाले लोग, हम रिक्शा चलाने वाले लोग, हम मजदूरी करने वाले लोग यहां की शासन सत्ता को चुनौती देते हैं, यहां की विधानसभा और संसदों में चलकर बैठते हैं। लेकिन हम सुधर पा रहे हैं। हम खुद की व्यवस्था नहीं बनाना चाहते। तो मेरा निवेदन है कर्नाटका के प्रत्येक साथी से, प्रत्येक कार्यकर्ता पदाधिकारी से, कि खुद का वर्चस्व छोड़ते हुए, अम्बेडकरी मूवमेंट को ध्यान रखते हुए, ये मूवमेंट कभी समता सैनिक दल के रूप में आया, ये मूवमेंट कभी बामसेट के रूप में आया, ये मूवमेंट कभी दलित पैंथर के रूप में आया, ये मूवमेंट कभी DS4 के रूप में आया, ये मूवमेंट आज भीम आर्मी के रूप में आया। तय आपको करना है कि इस मूवमेंट को कर्नाटका में कितना मजबूत करना है। अपनी क्षमता पहचानिए। आज तथागत बुद्ध का दिन है ना, वही तो बना रहे हैं धर्म तत्व परिवर्तन, कि बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म ग्रहण किया था और इस पूरे देश के साथ विश्व में संदेश दिया था। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि अपना दीपक समय बनो, पहले खुद को जानने का प्रयास करो, आपकी क्षमता कितनी है। अगर आपकी राजनीतिक और सामाजिक क्षमता एक जिले की है, डिस्ट्रिक्ट की है, तो सिर्फ उतनी ही जिम्मेदारी लो, उससे ज्यादा नहीं। आज अभी बहन भी बता रही थी कि सिर्फ लड़ाई पद की रह गई है। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन जाऊं, मैं स्टेट प्रेसिडेंट बन जाऊं, मैं नेशनल प्रेसिडेंट बन जाऊं, बिल्कुल बनिए, लेकिन अपनी क्षमता के आधार पर। सबसे पहले सीखिए, आंदोलन सीखिए, नेतृत्व करना सीखिए,
सीनियर लोगों से बात कीजिए, फिर कहिए नहीं अब मैं नेतृत्व करने लायक हो गया हूं, अब मुझे इस तालुका की और इस जिले की और इस प्रदेश की जिम्मेदारी चाहिए। अभी तो मैंने देखा है कि हमारा पदाधिकारी पद लेकर बैठ जाता है, वो भी इसको यही नहीं पता कि वो जब गांव में जाएगा तो वहां बताएगा क्या, समझाएगा क्या, क्या कहेगा लोगों से कि मैं भीम आर्मी का कार्य करता हूं, हमारे चंद्रशेखर आजाद भाई ये काम कर रहे हैं। और अगर किसी ने पलट कर पूछ लिया कि चंद्रशेखर आजाद तो ये काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, क्या कोई जवाब होगा? नहीं होगा। देखिए, कर्नाटक एक मजबूत राज्य है, जहां माननीय काशीराम साहब का बड़ा काम रहा। यहां राजनीतिक तौर पर भी काशीराम साहब मजबूत रहे। मेरा भी ये मानना है कि कर्नाटक के लोग एक छतरी के नीचे आकर के मजबूती से काम करने का प्रयास करें। जो भीम आर्मी का नाम आज पूरे देश में स्थापित हो चुका है, देश में क्या विदेशों तक में स्थापित हो चुका है। जब किसी मुस्लिम के साथ अत्याचार हो, जब किसी बेटी के साथ गलत हो, जब किसी भाई के साथ गलत हो, तो आज लोगों का विश्वास इतना बन गया है, कोई सा भी राज्य कि वो पुलिस से पहले भीम आर्मी के लोगों को फोन करना पसंद करता है। इस विश्वास को कायम रखने का काम कीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। आपके क्षेत्र के अंदर तमाम नाम से संगठन होंगे, सबसे जाइए निवेदन कीजिए, जाइए एक जगह बैठते हैं, एक जगह बैठते हैं और विचार करते हैं कि इस व्यवस्था को कैसे आगे की ओर चलाया जाए। उनको बताइए कि वो जो दिल्ली में कुर्सी रखी हुई है, दिल्ली की गद्दी, जहां अब तक इसको मानने वाले लोगों का राज स्थापित नहीं हो पाया, जहां तक बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा वाला व्यक्ति नहीं बैठा, जहां ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा है जो इंसान और इंसान में फर्क ना समझता हो, उस कुर्सी पर हमें जाकर बैठना। ये जाकर बताइए, हर गांव के अंदर जाकर बताइए, हर परिवार के अंदर जाकर बताइए, फिर देखिए इस व्यवस्था को कैसे परिवर्तित किया जाता है। समझिए कि हम 10 लाख लोग इकट्ठे हो जाएं और सड़क पर आंदोलन करें, आंदोलन करने के बावजूद भी हम एक व्यक्ति को नौकरी नहीं दिला सकते। सिर्फ सड़क पर व्यवस्था बंद कर सकते हैं, विधानसभा संसद दिला सकते हैं, सब कुछ दिला सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को नौकरी नहीं दिला सकते। लेकिन एक व्यक्ति जो विचारधारा से परिपूर्ण हो, वो अगर संसद विधानसभा में जाकर बैठ जाए तो एक साइड से ना जाने कितने लोगों को नौकरी दिला सकता है, कितने लोगों को जमीन दिला सकता है। ये जरूरी है कि आंदोलन होते रहे, लेकिन ये भी जरूरी है कि उन आंदोलनों से लगातार अच्छा नेतृत्व इस देश को दिया जाता रहे। आज इस देश के अंदर विपक्ष मौन है, जानते हैं, विपक्ष नाम की चीज नहीं। आज एक मुस्लिम डरता है बाहर निकलने से, आज एक महिला को डर लगता है बाहर निकलने से। हम जैसे लोग जो सरकार के मुहाने पर रहते हैं, कब हम जैसे लोगों को गोली मार देते हैं ये पता नहीं। लेकिन एक ख्वाहिश समझिए कि सिद्धांतिक लोग पैदा करके जाना चाहते हैं जो फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा के मजबूत सिपाही हों, जिनको कोई खरीद ना पाए, जिनको कोई झुका ना पाए, ऐसे करके जाना चाहते हैं। इस सब कार्यों में आप लोगों की मदद की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि मेरी बहुत सारी बातें शायद समझ ना आई, लेकिन मेरी भावनाएं आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। ये भी सोच रहे होंगे इतनी दूर से एक व्यक्ति आया और यहाँ आकर हम लोगों से बात कर रहा है। यहाँ दिल्ली कई हजार किलोमीटर दूर है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं सहारनपुर से जाऊंगा, एक दिन कर्नाटक में जाकर भाषण दूंगा और अपने लोगों से मिलूंगा, वहां बैठूंगा, उनके साथ खाना खाऊंगा। मैंने नहीं सोचा था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट ने ये बताया कि इस देश में हमारा इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा परिवार है कि देश के किसी भी कोने में चले जाएंगे और बाबा साहब अम्बेडकर का नाम देंगे तो खाने रहने की व्यवस्था वो परिवार बना कर देगा बिना।
तो ये प्रेम भाव जो है ना, इसको मैं देखना चाहता हूं। मैंने कहा था 31 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ, और इस हॉल में बैठने की कैपेसिटी 195 लोगों की है, ऊपर से नीचे तक 200 लोग हम मान लेते हैं। 200 पदाधिकारी एक डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए, तालुका के लिए, तब ताकत का एहसास है। यहां लोकशाही है। लोकशाही का मतलब समझते हैं आप क्या है? समझते हैं लोकशाही क्या है? लोकशाही तो समझते हैं ना। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र में जिसकी संख्या सबसे भारी है वो जब मर्जी चाहे अपने राजा बना सकता है, राजा चुन सकता है। लेकिन आज देश की विडंबना देखिए, जिनकी संख्या सबसे कम है उनकी विचारधारा पूरे देश में स्थापित हो रही है, और हम सोचना भी बैठा। तो मुझे पूरी आशा है, उम्मीद भी है कि मेरे जाने के बाद, क्योंकि अभी पदाधिकारियों से मेरी मीटिंग भी होनी है, सब कार्यकर्ताओं से मैं पूछूंगा परेशानी क्या है, कर्नाटक में क्यों काम नहीं चल पा रहा। क्योंकि मेरा एक और भी मानना है कि कर्नाटक में बाबा साहब को मानने वाले लोग आर्थिक कमजोर नहीं है। अगर कोई ये कहता हो कि हम कर्नाटक में आर्थिक कमजोर नहीं, मैं नहीं मानता। कर्नाटक में हमारे लोग आर्थिक मजबूत है, मुझे पता है। हालांकि मूवमेंट में नहीं चलना चाहते, ये उनकी कमी है, मेरी नहीं। तो अभी कार्यकर्ताओं से मीटिंग भी होगी, पूछा जाएगा कि इसको क्या परेशानी है। और देखिए एक बात स्पष्ट, मैंने पहले ही कहा जब आप लोगों को बुरी लगी, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट, जो बाबा साहब अम्बेडकर के इस मूवमेंट में ईमानदारी से काम कर रहा है वो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा सब कुछ है। लेकिन जो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है वो मेरा कुछ नहीं है, वो संगठन का भी कुछ नहीं। वो धनवान हो सकता है, वो बलवान हो सकता है, लेकिन वो भीम आदमी का सिपाही या पदाधिकारी नहीं हो सकता। और ये तमाम मेरी यहाँ राष्ट्रीय लीडरशिप यशपाल गोरे जी के रूप में बैठी है, ये मेरी प्रदेश लीडरशिप बैठी है। मैं इनको भी कहता हूं कि मुझे तुम में से किसी से डर नहीं लगता। अगर कल आप लोग मुझे ये कह देंगे कि हम कर्नाटक में भीम आर्मी को खड़ा नहीं होने देंगे, तो मैं विश्वास करता हूं अपने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ता हूं ना। तो बाबा साहब अम्बेडकर जब विदेश गए थे ना, अकेले ही थे, गोलमेज सम्मेलन में अकेले गए थे जाकर के। तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूं, मैं विश्वास करता हूं अपने ऊपर कि अगर आप में से एक भी व्यक्ति साथ नहीं देगा तब भी यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट भीम आर्मी के नाम से खड़ा है। मैं यही चाहता हूं कि जो लड़ाई महापुरुषों ने अपने जीवन देकर अपने बच्चे खो करके शुरू की है ना, इस लड़ाई को किसी ना किसी मुकाम पर पहुंचाया जाए। सर बाबा साहब को शब्द याद नहीं है, जब बाबा साहब ने जाते समय कहा था, अब मेरे समाज के लोगों, मैं इस कारवां को बहुत मुश्किल से यहां तक लाया हूं, अगर इसको आगे ना बढ़ा सको तो पीछे भी मत जाना। मैं सवाल पूछता हूं आपसे, अगर आपके पिता, आपके फादर आपको कोई प्रॉपर्टी देकर गए हैं तो आप उसको ज्यादा करेंगे या कम करेंगे? ज्यादा करेंगे। क्या हम बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को बढ़ा पाए अच्छी तरीके से दिशा में? वो बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ा। इस देश में जो मुस्लिम भी है ना, वो भी समझे कि अगर संविधान ना होता ना तो वो जो मनुस्मृति के कानून है जो यहाँ के अछूतों पर लागू थे वो तुम पर भी लागू होते। अगर यहाँ नमाज पढ़ी जा रही है तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन, संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार सबको दिया गया है। ये हमें समझना चाहिए। और ये भी समझिए, यहां अलग अलग धर्मों के लोग बैठे होंगे। मुझ जैसा व्यक्ति तो नास्तिक है, मैं तथागत बुद्ध को पढ़ता हूं, तो मैंने बुद्ध को पढ़ के ये तो जाने कि वहां तर्क है। और तर्क क्या है? इस माइक में मैं बोल रहा हूं तो तर्क ये है कि कैसे बोल रहा हूं। लाइट आ रही है, कहीं ना कहीं स्पीकर रखा हुआ होगा, तो वहां तर्क है, इसलिए बुद्ध को मैं मानता हूं। आज के समय में खुद को, आने वाली नस्लों को वैज्ञानिक बनाने का, हाँ लीजिए आने वाली नस्लों को वैज्ञानिक बनाना है।
उसको एजुकेटेड कीजिए, वो किस धर्म को पढ़कर किस धर्म को मानेगी ये उसकी टेंशन छोड़िए। क्या कोई हिंदू पैदा होता है, कोई मुसलमान पैदा होता है, क्या पेट से पैदा हो जाता है कोई? भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी का पेट से पैदा होता है? नहीं। जन्म लेने के बाद वो उसको पता लगता है कि वो कौन है, वो किस जाति, किस धर्म, किस मजहब का। तो आप जो उसका एक मजहब कर दीजिए शिक्षा। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा शिक्षा शेरनी का वो दूध है, तो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप उसको शिक्षित कर दीजिए, उस कुरान भी पढ़ेगा, बाइबल भी पढ़ेगा, गीता भी पढ़ेगा, रामायण भी पढ़ेगा, जो उसको अच्छा लगेगा वो उस ओर चला जाएगा। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। और मेरा मानना यह है कि जो व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा वो तर्क की हो जाएगा, वो विज्ञान की हो जाएगा। भाई अगर यहाँ बैठे हुए हैं, मैं जहाज में उड़ के दिल्ली से यहाँ गए 2 घंटे में, ये विज्ञान तो है। तो कुछ लोगों ने तर्क किया होगा ना, तभी तो ये चीजों का निर्माण हुआ। देखिए बुद्ध को मानना ये नहीं कि आप किसी धर्म को छोड़कर किसी को मानने, नहीं। बुद्ध को मानना, बुद्ध को पढ़ना, किसी भी धर्म का व्यक्ति बुद्ध को मान सकता है और पढ़ सकता है। बुद्ध के सील क्या है? झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, नशा नहीं करना, यही तो सील है। भाई सभी जगह तो यही बताया जाता है ना कि हमें गलत नहीं करना, हमें झूठ नहीं बोलना, यही बुद्ध के सील है। जब आप बुद्ध को पढ़ेंगे तो जब आपको सिर्फ दिखेगा तर्क, प्रत्येक जगह विज्ञान, तो आप किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, बुद्ध में आपकी निष्ठा ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर आएगी पढ़ने से, उनके फोटो लगाने से नहीं आएगा। तो मैं ये आशा करूंगा, सभी लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि भीम आर्मी के कारनामों को आप मजबूती से बढ़ाएंगे, जो आज पूरे देश में अन्याय अत्याचार के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। कल जब संविधान पर आज आएगी तो भीम आर्मी के लोगों को ही अपने सरों की कुर्बानियां देनी पड़ेगी, ये भी ध्यान रखिए। जिन लोगों को ये लगता हो, महसूस होता हो कि नहीं हमें इस चीज से डर जाना चाहिए, वो आज ही घर रहे, वो घर रहे, क्योंकि कल ये होगा। भाई जब आप गलत के खिलाफ आवाज उठाओगे तो दमन तो आपका होगा, सरकार गोली भी मारेगी, सरकार जेल भी डालेगी और डंडा भी बजाएगी। हम तो गोली से भी बचे हैं, डंडा भी खूब चला है और जेल भी खूब रहे। तो जिसको भय हो, जिसको डर हो, वो अपने परिवार को संभाले, इसमें बुरी बात नहीं है, ये सही बात है। जिसको परिवार होगा उसका डर भी होगा, वो कम से कम अपना परिवार अच्छे से चलाए, उसको सुकून रहे कि मैंने ये काम तो अच्छा किया। और जिसको ये लगता हो कि नहीं बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर, फूले पेरियार ने अपना पूरा जीवन लगा करके इस देश की व्यवस्था को बदलने में एक अहम रोल अदा किया है और सबके अधिकारों का सम्मान रखते हुए इस देश को संविधान रूपी एक ढाल दी है, तो वो लोग तैयार रहें, वो लोग तैयार रहें लड़ाई के लिए। क्योंकि जब ये लोग मनु की व्यवस्था के लोग पूर्ण ताकत में होंगे तब ये गलत काम नहीं करेंगे, सही नहीं करेंगे। सावरकर तो कुछ लोगों को याद होगा, जानते हैं सावरकर को कुछ लोग, कितने लोग जानते हैं? सावरकर वही सूरवीर था कि जब जेल गया तो लिखित में अंग्रेजों से माफी मांगी थी। किसी मुसलमान ने माफी नहीं मांगी थी, किसी सिख ईसाई ने माफी नहीं मांगी थी, सावरकर ने माफी मांगी थी कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंग्रेजों की गुलामी करूंगा। समझ रहे हैं? और ये जमीन तो टीपू सुल्तान की जमीन है। आज जानते हैं टीपू सुल्तान को बदनाम किस लिए किया जाता है? टीपू सुल्तान को सिर्फ बदनाम इसलिए किया जाता है कि वो जो स्तन ढकने की प्रथा नहीं थी ना, उस प्रथा के चक्कर में टीपू सुल्तान ने 500 ब्राह्मणों को काट दिया था।
सावरकर के बुजुर्गों को 500 को काट दिया था, इसलिए उसको आज बदनाम किया जाता है। समझे? अगर इस देश का असली कोई हीरो है तो टीपू सुल्तान जैसे लोग इस देश के हीरो हैं। लेकिन मैंने पहले कहा ना कि जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक लड़ाई के लिए मजबूत नहीं हो सकते। मैं कहता हूं हमारे प्रदेश कमेटी के सीनियर मेंबर है खालिद भाई, मुस्लिम है, मैंने इन्हें भी बार बार कहता हूं, हालांकि ये बातें बुरी लगती है कि सिर्फ सुनकर बात बताने से काम नहीं चलेगा। अगर तर्क वितर्क करना है तो महापुरुषों को पढ़ो, और जब कोई संगी आकर ये कहे कि टीपू सुल्तान गलत था, फिर उसके मुंह में जूता डाल दो, उससे बताओ टीपू सुल्तान गलत नहीं था, तुम्हारे बाप गलत है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई से ही लड़ाई स्टार्ट होती है, बिना पढ़ाई के लड़ाई स्टार्ट नहीं होती। ये कर्नाटक है, कर्नाटक की राजनीति, कर्नाटक की सामाजिक व्यवस्था, कर्नाटक की आर्थिक व्यवस्था, वो कर्नाटक के लोगों को संभालनी है। यहाँ यूपी से दिल्ली से लोग नहीं आएंगे संभालने के लिए। हाँ, वो लोग तो सिर्फ आ सकते हैं यहाँ तैयारी करने के लिए, आप लोगों का राज स्थापित कराने के लिए, जैसे मैं आ गया। सारे काम आप ही लोगों को देखने हैं। हाँ, अगर आप पूरे सिद्धांतिक तौर पर मेहनत करना शुरू कर दें तो ये तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं इनमें से कोई तो विधायक बनने वाला होगा, कोई मंत्री बनने वाला होगा, हो सकता है कि इसी हॉल में से कोई आने वाले 10 साल के बाद यहाँ का मुख्यमंत्री भी हो। अगर सिद्धांतिक तौर पर चलो, सिद्धांत कौन से सिद्धांत तो समझते हैं ना। साहब काशीराम साहब जब महाराष्ट्र के अंदर पूरी मेहनत करके आरपीआई के लोगों को कह करके थक गए कि पूरे देश में अगर हम चाहें तो इस देश में अपनी राज व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं, आरपीआई के लोग नहीं माने तो साहब वहां से आए। आने के बाद यूपी को कार्य क्षेत्र बनाया, कभी जम्मू गए, कभी पंजाब गए, कभी कर्नाटक आए, कभी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा गए, और उत्तर प्रदेश में पहली सरकार बनाने के बाद नागपुर में कहते हैं साहब काशीराम कि महाराष्ट्र के लोग ये सोचते थे कि फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर सरकार नहीं बनाई जा सकती। लेकिन मैं काशीराम बोल रहा हूं, मैंने फुले साहू अम्बेडकर की विचारधारा पर भारत के सबसे बड़े सूबे में सरकार को बनाने का काम किया। ये काशीराम साहब नागपुर में कहते हैं। और पता है क्यों कहते हैं? कि जब काशीराम साहब काम कर रहे थे तो तथाकथित कांग्रेस सरकार ने काशीराम साहब के 120 लोगों को खरीदा था, जिन्हें काशीराम साहब ने तैयार किया था पूरे देश में आंदोलन और मूवमेंट चलाने के लिए। तब काशीराम साहब परेशान हुए थे, लेकिन व्यवस्था में फिर इस कदर लगे थे, इतने लोग तैयार किए थे कि कांग्रेस क्या, आप तो संघ भी चाहे उनके लोगों को खरीदे थे। कितने लोगों को खरीदे था? हर घर में पेट करवा दिए, हर घर में खड़ा हुआ है। हम भी तो उन्हीं की देन है, हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं उन्हीं की तो देन है। तो इस आंदोलन को परखिए, पहचानने का काम कीजिए। ये आंदोलन, और इस देश में कोई सबसे बड़ा ताकतवर है तो जनता ताकतवर है। अगर ये जनता एक बार सड़क पर निकल जाए ना तो अच्छी से अच्छी ताकत धरी रह जाती है, बिल्कुल धरी रहती है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब धरे रह जाते हैं। और आबादी किसकी ज्यादा है इस देश में? इस देश में दलित मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, इस देश में बहुजनों की आबादी ज्यादा है। जिसे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कभी पढ़ने का मौका मिले तो पढ़िएगा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा 90% कह के गए, और कह के गए हैं कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। भारत की जल जंगल जमीन में 90 भाग हमारा है। समझ आया मैंने क्या कहा? कितने लोगों को समझ आया? हाथ खड़ा करके बता दो, एक बार और समझाता हूं। 100 में 90 शोषित है, यानी कि 100 में 90 लोग जो है ना वो पीड़ित हैं, शोषित हैं, जिनके पास रहने, खाने, उठने, बैठने के लिए कुछ नहीं। शोषितों ने ललकारा, उन भूखे लोगों ने ललकारा है जिनके पास रहने खाने के लिए कुछ नहीं है।
भारत की जल जंगल जमीन, इसमें 90 भाग हमारा। ये बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा था बहुत समय पहले। काशीराम साहब ने भी स्टोरी को 90-15-85 बताया। तो ये तो कर्नाटका है, यहाँ तो मुझे लगता है कि 20-25% तो दलित है और मुस्लिम और फिर बैकवर्ड। अगर 2 साल आप लोग सब मेहनत करते फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? सरकार हमारी होगी। मुझे यहाँ का मुख्यमंत्री बुलाएगा, भाई हमारे माननीय राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, एक यहीं बैठे होंगे वो भी, बीमार में राष्ट्रपति साहब में है। गरीबों के पास एक ही हथियार है मेहनत का। जुट जाइए, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाइए। इतना वादा मैं करता हूं, इतना वादा मैं करता हूं कि अगर आप लोग ईमानदारी से मेहनत कर जाए तो ये शख्स अकेला आपके सामने खड़ा होगा, लेकिन कमजोर नहीं है। समझ रहे हैं? कमजोर नहीं है। अगर आप मेहनत कर जाएं तो शासन सत्ता तो मनुवादी लोगों के हलक मार देंगे खाली। ये पूरा देश जानता है कि जब कहीं शोषण होता है ना, आज किसी मुस्लिम के साथ गलत हो जाए, किसी दलित के बेटी के साथ गलत हो जाए, तो एक बार को सरकार के दिमाग में ये जरूर आ जाता है यार वो भीम आर्मी का रावण आ जाए, व्यवस्था खराब कर दे। ये जरूर। अब आप सोचिए, आपके परिवार में कितने ताकतवर लोग हैं जो कि आदमी चला जाए पूरी सरकार हिल जाती है। समझ रहे? तो इस ताकत को पहचानिए, अपनी क्षमता अनुसार कार्य को आगे बढ़ाइए। क्योंकि कर्नाटक के लोगों को जितना अच्छा कर्नाटक के लोग समझा पाएंगे, मैं नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि कन्नड़ सीखने में मुझे 6 महीने लग जाएंगे। ऐसा ही है ना? फिर मैं जाऊंगा केरल, वो कहेंगे भैया मलयालम भी सीखो। फिर तेलंगाना चले जाऊंगा, भैया तेलुगु भी सीखो। उड़ीसा जाऊंगा, भैया उड़िया भी सीखो। तो सारी बातें तो मैं नहीं सीख सकता, लेकिन हाँ, अगर उस क्षेत्र के लोकल लोग हमारा सहयोग करते हैं, जो बातें हम कहते हैं वो जाके समाज में बांट दें, कैसे, तो काम आसान हो जाता है। लड़ाई सम्मान पाने की है, लड़ाई खोया हुआ राज स्थापित करने की है। अब लड़ाई इस देश की में जो दिल्ली की गद्दी है उसको छीनने की, स्पष्ट होता। क्योंकि ये जो आज दाढ़ी के नाम पर पीट देते हैं, ये कभी गुटखे पर, कभी दाढ़ी पर, कभी नीले पढ़ने पर और कभी संविधान पर जो कुटाराघात करते हैं, उनका इलाज वहीं है, दिल्ली की कुर्सी में। तो मैं तो ये वादा करता हूं, जब तक मेरा जीवन है राजनीति की ओर नहीं जाऊंगा। राजनीति मैंने मन से निकाल दी, राजनीति नहीं की जाएगी और इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल नहीं जाया जाएगा। अब क्योंकि लोकतंत्र है, अगर समाज के लोग 10 लोग मिलकर ये कह रहे हैं कि नहीं भैया ये काम आपको करना पड़ेगा, तो मजबूरी हो तो करना पड़ेगा। लेकिन मैं राजनीति को त्याग चुका हूं, सिर्फ अम्बेडकर आंदोलन को चलाना मेरा मकसद है इस देश के अंदर, और इस दिल्ली की गद्दी पर एक अम्बेडकरवादी को बिठा देना, ये मेरा मकसद है। इसमें मैं आप सब लोगों से सहयोग की अपील करता हूं कि आप सब लोग सहयोग करें, मजबूती से करें, क्षेत्रवाद से दूर हो जाए, भाषावाद से दूर हो जाए। अभी तो कुछ लोग आएंगे कहेंगे, अभी 2 बार मैं और यहाँ आ जाऊंगा, ये तो आज यहाँ इसमें बोल रहा हूँ, जब मैं उससे बोल जाऊंगा खुले मंच पर, तो लोग ये कहेंगे कहने नहीं वो यूपी दिल्ली के लोग आए थे तुम्हें भड़का रहे हैं। ये होता है ना, वो वहां के लोग हैं तुम्हें बहला रहे, फुसला रहे हैं। वो क्षेत्रवाद को आपके अंदर प्रभावी करेंगे, क्योंकि हमारे बेचारे सीधे लोग वो प्रभावी हो भी जाते हैं। लेकिन उनसे सवाल जरूर कीजिएगा, जब आपको क्षेत्रवाद की बात कहें तो अपने क्षेत्र की लोकल समस्याओं को लेकर के सवाल जरूर कीजिएगा। अपने गांव में जो समस्या है, अगर आपके गांव में कोई सड़क नहीं बिछी हुई है, कहीं धर्मशाला या कहीं रुकने की, बारात के रुकने की व्यवस्था नहीं है, तो उस सवाल को जरूर पूछिएगा कि ठीक है क्षेत्रवाद इसमें आपके साथ रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपने कितनी बार आवाज उठाई, ये हमें बता दें। बीमारी में लड़ना सिखाती है, गुलामी करना नहीं सिखाती। और बीमारी में गुलामों की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ तो वो लोग रहे जो सिद्धांतिक तौर पर मजबूत है, जो सिद्धांतों के लिए मर जाना तो पसंद करेंगे, लेकिन झुकना और गुलामी करना पसंद करेंगे। यहाँ तो वो लोग, और पूरे देश में इतने सारे लोग हो गए हैं, इतने सारे लोग
किसी भी प्रदेश में चले जाइए आप, आपको कोई परेशानी हो 10 मिनट में आपकी व्यवस्था होगी, 10 मिनट से 11 मिनट नहीं लगेगी। जहां संगठन है वहां तो है ही, जहां संगठन नहीं है वहां भी अगर भीम आर्मी का नाम जाकर के ले दोगे तो 5 से 10 लोग आपकी मदद के लिए खड़े हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी कई बातें जिन लोगों की साथियों की समझ आई है वो इनको आगे समझाएंगे, जिनको समझ नहीं आई है वो समझने का प्रयास करेंगे। हमारे फेसबुक अकाउंट से उठा करके जो लाइव में बातें चलती हैं उनको जो साथी हिंदी से यहाँ की लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो वो करेंगे और इस आंदोलन को बढ़ाने का काम करेंगे। जब अगली बार मैं यहाँ आऊंगा तो सड़कें नीली होनी चाहिए, बैनर पोस्टर से नहीं, हमारे लोगों से नीली होनी चाहिए। तो यहाँ की सरकार को लगे कि नहीं भीम आर्मी चाहे यूपी की हो चाहे कर्नाटक की, वो एक ही है, उसको नहीं बदला जा सकता। अभी दिल्ली के अंदर तालकटोरा स्टेडियम में प्रोग्राम किया था, 24 राज्यों के लोग थे, ये तमाम साथी गए थे वहां पर अपने पति जो आपके प्रदेश अध्यक्ष है यहाँ के, उनको 2-3 मिनट बोलने का मौका दिया गया। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने प्रदेश को वहां रिप्रेजेंट किया, अपनी ताकत को वहां उन्होंने बताया पूरे देश के लोगों के सामने कि हमारी ताकत इतनी मजबूत कर्नाटक में है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये ताकत इतनी मजबूत कर्नाटक में होनी चाहिए। आप सब लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आपका शुक्रिया, आभार। जय भीम, जय श्री राम, जय।